फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4, जो कि आपकी क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, उसका चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके वो कवर कर सकते हो। और ये जो नोट्स हैं ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 को। देखते हैं हमें इसमें क्या समझना है। पहले इस पार्ट को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप पार्ट 3 ज़रूर देखें, क्योंकि इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट 3 में जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस पार्ट में। ठीक है, तो एक बार रिकैप दे देते हैं। हमने जो पार्ट 3 में शुरू करा था अपना टॉपिक, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो हमने इसमें देखा था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें मदद करती है कि हमारे आसपास जो भी स्ट्रगल्स, जो भी मूवमेंट चल रही हैं, उनको समझने में, उनके कॉजेज़ क्या हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि क्या कोर वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में दिया हुआ है, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी। इनफैक्ट आपका फ्रीडम पे तो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2। ठीक है, उसमें आप फ्रीडम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस जो है गवर्नमेंट लगाती है, क्या अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, यही पर्पस भी होता है पॉलिटिकल थ्योरी का। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। इसकी रूट्स, ये जो आइडियाज़ हैं ये बहुत सेंचुरी से इवॉल्व होते आए हैं, और बहुत सारे थिंकर जैसे कि कौटिल्य, एरिस्टोटल, जीन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इन जो ग्रेट थिंकर्स हैं, इनके आइडियाज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल की डिबेट चल रही थी मोनार्की और डेमोक्रेसी को लेके। कार्ल मार्क्स जो है वो इक्वालिटी को बोलते हैं कि अगर फ्रीडम चाहिए तो इक्वालिटी भी देनी होगी। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो शेड्यूल कास्ट की प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं। रूसो जो है वो बोलते हैं कि फ्रीडम जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और महात्मा गांधी जी स्वराज के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमने थिंकर्स एंड उनका कंट्रीब्यूशन देखा था, इतने सारे थिंकर्स ने क्या कंट्रीब्यूट करा था, कहीं न कहीं ये वैल्यूज़ ही, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम कार्ल मार्क्स के द्वारा जो एम्फसाइज़ करी गई हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करी गई है मार्जिनलाइज़ सेक्शन के लिए, यही चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं इम्पैक्ट डाला है इन आइडियाज़ ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी। सो बेसिकली आपको इसमें क्या समझना है, इम्पैक्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो आपने अभी ये आइडियाज़ पढ़े ना, ये वाले जो आइडियाज़ आपने पढ़े, प्लेटो, एरिस्टोटल जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मोनार्की की बात करते हैं, मेनली जो कार्ल मार्क्स फ्रीडम इक्वालिटी की बात करते हैं, महात्मा गांधी स्वराज की बात करते हैं, ये आइडियाज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे और कौन से पार्ट में इनकॉर्पोरेट करे गए हैं। ठीक है, तो कनेक्ट हो गया कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, और ये वाला जो स्लाइड है, इसमें जो कंटेंट है वो कैसे पुराने वाले से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें ये उसी का एक्सटेंशन है, उसी पार्ट का। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स थे, उनके आइडियाज़ को कहाँ देखा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रियम्बल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट होता है, पहला जो इंटरफेस होता है जिसे हम कहते हैं, वो प्रियम्बल ही होता है। प्रियम्बल इंश्योरेंस द कोर वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, जिसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, इसमें एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओवरऑल जो वैल्यूज होल्ड कर रखी हैं, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब कुछ प्रियम्बल में भी डाल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट्स का चैप्टर। राइट्स का जो हमारा चैप्टर है, जैसे अभी हमने चैप्टर 2 जो था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक का, उसमें हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करा था, जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और सोशल इक्वालिटी इंश्योर करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो थिंकर्स जो आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, वही चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को भी अंदाज़ा लग चुकी थी कि इसको कितना ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में डालना। इनफैक्ट आप देखोगे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करा है, उसके चेयरमैन थे। तो उनका आइडिया क्या था कि सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे सोशल इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल को राइट्स के चैप्टर में डाला गया। ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी मैंने बहुत अच्छे से आपको, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक है चैप्टर 2, उसमें डीपीएसपी पे पूरा एक टॉपिक डेडिकेटेड है। ठीक है, तो उसका भी जो प्लेलिस्ट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से समझ सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होती हैं। अभी के लिए समझो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये कैसी गाइडलाइंस होती हैं
किसके लिए गाइडलाइंस होती है? ये जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके लिए गाइडलाइंस होती है कि वो पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है? एक तरीके से गवर्नमेंट को गाइड करेगा जब भी वो कोई लॉज़ या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा अपने सिटीज़न्स के लिए। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम देख सकते हैं इनकॉर्पोरेट्स गांधीयन आइडल्स फॉर सोशल जस्टिस। जैसे कि आप देखोगे गांधी जी का कौन-सा आइडिया आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी जो थे वो विलेज पंचायत के बारे में बात करते थे। वो कहते थे आप ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना दो, तभी कहीं न कहीं सेल्फ रूल और स्वराज इंश्योर हो पाएगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो आर्टिकल 40 है ना डीपीएसपी का, वो ये बोलता है कि जो स्टेट है वो आपका स्टेप्स ले विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज़ करने में। ये देखा कि गांधीयन प्रिंसिपल्स को, आइडल्स को सोशल जस्टिस के लिए कैसे डीपीएसपी में डाला गया है। ठीक है? हमारा क्वेश्चन क्या था, टॉपिक से मत डिस्कनेक्ट होना। ये था व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम डिफरेंट आइडियाज़ पढ़ते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जो आइडियाज़ हैं वो बहुत सारे थिंकर्स के द्वारा किए गए कॉन्ट्रिब्यूशंस का रिजल्ट है, और ये बहुत सारी सेंचुरी से इवॉल्व होते आए हैं, और कहीं न कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और इनका मोस्ट प्रोमिनेंट इम्पैक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो प्रिएम्बल, राइट्स के चैप्टर और डीपीएससी में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या समझना है? सो नेक्स्ट अब हमें यहाँ इस स्लाइड में समझना है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म। ने आपको इंट्रो पार्ट में भी यही क्लियर करा था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमें इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है? पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू बहुत सारी कंट्रीज़ के संविधान को, वहाँ पे बहुत सारी जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको, ठीक है, लोगों की सोशल लाइफ को शेप करा जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मिल रहा था इंडिया को, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उनको ये लगा कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ये सब हैं, इन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह फेस करा है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए, ठीक है? जस्टिस का भी प्रिंसिपल डालना चाहिए। अब आप देखो कि ब्रिटिश रूल जब था इंडिया पे, तो कितनी ज़्यादा ऑब्लिगेशंस थी इंडियन सिटीज़न्स के ऊपर कि उन्हें डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस समझ आई। इसीलिए कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करा गया। तो हमने देखा कि ये जो डेमोक्रेसी जो हम पढ़ रहे हैं, इक्वालिटी, ये जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, इसका ओरिजिन पॉलिटिकल थ्योरी में ही है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर आप इन डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को स्टडी करते हो, और ये आइडियाज़ कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को, लोगों की सोशल लाइफ को एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है? फिर उसमें यहाँ पे है कि जैसे कि फ्रीडम में क्या इंक्लूड है, इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज विद इन सोसाइटी की। फ्रीडम ना दो टाइप की होती है, एक है विद इन सोसाइटी इंडिविजुअल राइट की बात होती है, और पूरी की पूरी सोसाइटी की फ्रीडम की भी बात होती है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इक्वालिटी, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है? जैसे कि आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है? मतलब कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते लोगों के बीच में, जब आप उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे। कौन प्रोवाइड करेगा? जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे। ठीक है? तीसरा क्या है? जस्टिस, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन लीगल एंड सोशल सिस्टम। अब आप देखोगे ना, जब आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक जो है, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसमें आप देखोगे कि हमारे प्रिएम्बल में जस्टिस के बारे में एक लाइन है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस इंश्योर करता करता है। ठीक है? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। तो कहीं न कहीं ये आइडिया जो है पॉलिटिकल थ्योरी में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन एक तरीके से ये देख लो होता है कि रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोला गया डेमोक्रेसी, जिसके बारे में हम पॉलिटिकल थ्योरी में समझते हैं। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मैंने आपको बताया था पहले भी कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ना माने, स्टेट का किसी भी एक रिलीजन को फेवर ना करे। ठीक है? सब हर रिलीजन को जो है इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे।
ठीक है, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ऑल्दो हमने ये भी समझा था कि अगर स्टेट को रिक्वायरमेंट होती है कुछ शॉर्टकमिंग्स को हटाने के लिए, वो रिलीजन में इंटरफेयर करती है, ठीक है, जैसे सती प्रथा देखा था हमने, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है इसमें भी हमने ये समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें कौन से आइडियाज और प्रिंसिपल से डील करवाती है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, और यही आइडियाज जो है वो बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सोशल लाइफ को लोगों की एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली स्लाइड में जो लिखा था वो समझ आया। हम टॉपिक क्या पढ़े थे, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें आगे कि पॉलिटिकल थ्योरी प्रोव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ की प्रिंसिपल्स, मतलब कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो कुछ की प्रिंसिपल्स के बारे में इंपॉर्टेंस को दिखाती है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, जनरली एनसीईआरटी बुक का ये ट्रेंड होता है कि वो एक ही कॉन्सेप्ट को कई बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते देते उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, खींच देते हैं, ठीक है। बस आपको सेंट्रल पॉइंट ध्यान रखना है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे आइडियाज पढ़ते हो, और आइडियाज की रूट्स आज से नहीं है, आइडियाज की रूट बहुत पुरानी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स, कार्ल मार्क्स, गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सब थिंकर्स के थ्रू बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है इन पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज को में करा गया है। और अब क्या बोल रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है बहुत सारे की प्रिंसिपल्स को की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। कौन से प्रिंसिपल्स हैं, पहला रूल ऑफ लॉ, देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, थर्ड जुडिशियल रिव्यू, फोर्थ थिंकर्स इन्फ्लुएंस, थिंकर्स का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला हमने, अगेन इसने वही पॉइंट हाईलाइट करा यहाँ पे, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, मतलब इन आइडियाज की रेलिवेंस अभी भी है भले ही इनकी रूट्स पुरानी हो। फिर क्या है, फ्यूचर ट्रेंड्स। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इन जो आपकी साइड पे आपको देखने को मिल रहा है इस फ्लो चार्ट में, इन आइडियाज को एम्फसाइज करती है। पॉलिटिकल थ्योरी ऐसा कैसे कर पाती है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में जो डिफरेंट थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स, गांधी जी, रूसो, एरिस्टोटल, ऐसे थिंकर्स ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स दी है इन कॉन्सेप्ट्स को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। और कहीं पॉलिटिकल थ्योरी हमारे सामने इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करके प्रेजेंट करती है इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, ठीक है। फिर अगेन वही बताया गया कि रूल ऑफ लॉ में क्या है, इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस इन गवर्नेंस। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि क्या होता था पहले के टाइम में, पुराने टाइम में जो किंग होते थे वो लॉ बनाते थे और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो सुप्रीम थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग लॉ की कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं किंग हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं मैं उनके अगेंस्ट भी आ सकता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जब से रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया, जब से कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाने लगा बहुत सारी कंट्रीज में, इनफैक्ट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट ने फेयरनेस और गवर्नेंस में जस्टिस को इंश्योर करा। उसके बाद क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, की डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, इसमें ये मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ पावर, कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में या इंस्टीट्यूशंस में जब पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जाम्पल क्या है कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, और ये देखना कि कहीं जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर, जो अदर दो ब्रांचेस हैं, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वॉयलेट तो नहीं कर रही हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन एंटिटी, ठीक है। वही सेपरेशन ऑफ पावर की आपने पावर्स को डिवाइड कर दिया, इसलिए प्रिवेंशन हो गया कि किसी एक एक के हाथ में पावर नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि कल को अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसी लॉ या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके चलते लोगों की राइट्स वॉयलेट हो रही हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वॉयलेट करा जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ कॉन्सोनेंस में नहीं है, तब जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करते हुए जो जुडिशरी है वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकती है। इट इज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सेफ गार्ड है अगर सरकार कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाती है तब, ठीक है। उसके बाद थिंकर्स का इन्फ्लुएंस, अगेन हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, ये पॉइंट जो हमने पढ़े थे ना कि डेमोक्रेसी और मोनार्की के बारे में प्लेटो एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं, कार्ल मार्क्स इक्वालिटी फ्रीडम को दिखा की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। कर्स के इन्फ्लुएंस जो हैं उन्होंने लोगों की पॉलिटिकल थॉट को शेप करा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, मतलब कि जो ये आइडियाज हैं इन भले ही इनकी रूट्स हिस्टोरिकल हो लेकिन आज भी ये मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए रेलिवेंस हैं, ठीक है। आज भी इन आइडियाज की इंपॉर्टेंस है।
आज भी पॉलिटिशियंस जो हैं इन आइडियाज़ की बात करते हैं, इन आइडियाज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स, इट आइडेंटिफाइज एंड एंटिसिपेट फ्यूचर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आपने समझे, कार्ल मार्क्स और गांधी जी और जो और हैं रूसो, एरिस्टोटल, ये सब जो हैं आज के करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ आने वाले क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं, क्या पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे, उनके बारे में पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बताती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब इसमें जो है आपका थोड़ा-सा और पार्ट बचा है, हम टॉपिक कर रहे थे व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा और पार्ट बचा है, इसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। अब तक हमने जितना करा आप उसको रिवीजन कर लीजिए और जो पुराने पार्ट्स हैं, पार्ट 1 से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके?